हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ अब आप लोग का पावर जनरेशन जो एग्जाम नेक्स्ट डे होने वाला है, उस एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोग कर लिए होंगे और थोड़ा मोड़ा रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो यह जो सेशन है, इसमें हम लोग पावर जनरेशन का लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे विद सम गेस्ट क्वेश्चन। कुछ गेस्ट क्वेश्चन के साथ इस सेशन में हम लोग लास्ट टाइम में कहिए कि पूरा पावर जनरेशन का एक ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या क्या इसमें है, कौन कौन से पावर प्लांट है। वो सारे पावर प्लांट को एक पिक्टोरियल व्यू के थ्रू हम लोग ओरली इसको सुन लेंगे और समझ लेंगे। तो चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले सेशन को लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे स्टूडेंट के पास ये जो लास्ट टाइम रिविजन का वीडियो है वो पहुँच जाए और उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं गेस्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, गेस्ट क्वेश्चन में आपका जितना भी पावर प्लांट है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे वो बायोमास पावर प्लांट हो, सोलर पावर प्लांट हो, जितने भी पावर प्लांट है कुल मिलाकर आपके 4 से 5 पावर प्लांट पढ़ने के लिए दिया है। थर्मल दिया है, उसके बाद न्यूक्लियर दिया है, उसके बाद आपको हाइड्रो पावर प्लांट दिया है, उसके बाद आपको बायोमास दिया है और उसके बाद सोलर पावर प्लांट दिया है। तो कुल मिलाकर पाँच आपको पावर प्लांट 5 पावर प्लांट आपको पढ़ने को दिया है। इस पाँचों पावर प्लांट के बारे में आपको हम एक जो उसका होता है लेआउट, उसके थ्रू हम आपको समझा देंगे कि कहाँ पर क्या होता है। वैसे थर्मल पावर प्लांट को इसमें हम छोड़ दिए, क्योंकि उसके लिए स्पेशली एक वीडियो हम बना दिए थे जिसमें थर्मल पावर प्लांट को हम लोग देख लिए थे। तो गेस्ट क्वेश्चन में यही है कि जितने भी पावर प्लांट है उससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हर एक पावर प्लांट से मिलेगा। पहले तो एक आध पावर प्लांट छूट जाता था, क्योंकि पहले सिलेबस थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब आपके सिलेबस बहुत ही छोटा कर दिया है। इसके वजह से आपके जितने भी पावर प्लांट है वो सारे पावर प्लांट आपको पूछेंगे, जितने के जितने सारे के सारे पूछेंगे। थर्मल भी हो गया पूछेगा, आपका न्यूक्लियर भी पूछेगा, बायोमास भी पूछेगा, सोलर भी पूछेगा और हाइड्रो भी पूछेगा। अगर इतना पांचों नहीं भी पूछा तो कम से कम आपको थर्मल और हाइड्रो और न्यूक्लियर ये तीनों तो डेफिनेटली पूछेगा। तो इस पर आप लोग को ध्यान देना है। इसके जो जितने भी हम बताएंगे अभी वो, और साथ ही साथ आप अपने जहाँ पर भी कहीं पर पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको एक नोट्स प्रॉपर मिला होगा, उस नोट के थ्रू इसको प्रोवाइड मतलब रिवाइज कर लीजिएगा। साथ ही साथ जितने पावर प्लांट है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लीजिएगा कि इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछता है फैक्टर ऑफ सिलेक्शन ऑफ साइट, कि अगर आप थर्मल पावर प्लांट को कहीं पर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कहीं पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन से फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हो गया लैंड हो गया, वाटर कैपेबिलिटी हो गया, कोल वहाँ पर आसानी से आ सकता है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्लस में वहाँ पर इजीली वर्कर हमको मिल रहा है कि नहीं, वहाँ पर इन्वायरमेंटल कोई दिक्कत तो नहीं आ सकता। ये सब बात पर आपको ध्यान देना होगा। तो वो आप लोग को जहाँ भी पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा। तो 3 टॉपिक आपको ध्यान देना है जितने भी पावर प्लांट में। सभी पावर प्लांट के लेआउट को पढ़ लेना है, उसके एडवांटेज को पढ़ लेना है, उसके डिसएडवांटेज को पढ़ लेना है, फैक्टर ऑफ सिलेक्शन ऑफ साइट को भी पढ़ लेना है। तो यही यहाँ तक बताया गया है। उसके बाद इसमें देखिए, थर्मल पावर प्लांट में आपसे और भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जो हमारा बॉयलर जो होता है वो, उसको बॉयलर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बॉयलर क्या है। तो इसमें बॉयलर जो हमारा होता है वो 2 तरीके का होता है। एक हमारा होता है वाटर फील्ड, जिसमें कि पाइप में हम वाटर को फिल करते हैं, जैसे इस तरीके का एक होता है जिसमें कि हम लोग देखिए पाइप में जो है वो इस तरीके का पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है बना हुआ। तो ये जो बॉयलर होता है इसके हम पाइप में क्या करते हैं, तो पाइप में अगर हम वाटर दे रहे हैं तो ये हमारा हो जाता है वाटर फील्ड। और वहीं पर अगर हम पाइप में फ्लू गैस, मतलब पाइप में वाटर दिए, नीचे में जो बॉयलर जो नीचे में हमारा भट्टी है उससे हमारा आग निकलेगा और इसे पास करेगा, तो उससे क्या होगा, पाइप गर्म होगा, पाइप के अंदर में पानी है तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो स्टीम बनेगा। तो एक तो ये प्रोसेस होता है। और दूसरा हमारा जो होता है वो हमारा होता है कि हम फ्लू गैसेस को इससे पास करते हैं, पाइप से हम फ्लू गैसेस को पास करते हैं। और हमारा जो वाटर जो होता है, ये पाइप जो होता है वो पूरे चारों तरफ से इसमें वाटर चारों तरफ से पानी रहता है, और इस पानी मतलब नीचे पानी रहता है और पाइप में हमारा जो रहता है वो फ्लू गैसेस होता है, हॉट गैसेस होता है, जिसके कारण कि पानी यहाँ पर वेपराइज होता है और स्टीम बनता है। तो ये 2 तरीके का होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हाइड्रो पावर प्लांट की बात किया जाए तो हाइड्रो पावर प्लांट में आपको टरबाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया है और स्पेशली करके दिया है। 3 सारे टरबाइन जो आपका है, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन, इन तीनों टरबाइन का स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन इसका क्या होता है उसका देख लेना है कि कंस्ट्रक्शन इसका कैसे बनता है और इसमें क्या क्या होता है। उस तरीके से जो भी एक शॉर्ट नोट्स इसके बारे में बना लेना है आपको, पेल्टन, फ्रांसिस और कैप्लन टरबाइन के बारे में। तो हाइड्रो पावर प्लांट से ये क्वेश्चन और उसका जो लेआउट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब हाइड्रो पावर प्लांट आप उसका ओवरऑल व्यू पढ़िएगा तो उसमें आपको सर्च टैंक के बारे में भी पढ़ाया हुआ बताया गया होगा, पेन स्टॉक के बारे में बताया गया होगा। तो वो सारे टर्म को आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर, मतलब जो आपको लेआउट है उस लेआउट में जितने भी टर्म है वो कम से कम उससे आप फैमिलियर हो गया। दिमाग में एक बात को आप नोट करके रखिएगा कि यह जो एग्जाम है वो आपका, यह जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा तो आप अच्छी तरीके से इसका आंसर लिख दीजिएगा। इसलिए इसमें घबराना नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। यह एग्जाम आपका बेहतरीन जाएगा। इसलिए इसमें हम थोड़ा कंटेंट नहीं उतना अच्छा से प्रोवाइड कर पाएँ, लेकिन
अगला जो आपका एग्जाम है, जो भी आपका होगा मेजरमेंट हो गया, जो मेन सब्जेक्ट है उस पर आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी हम करवा देंगे। एग्जाम यही 4 से 2 से 3-4 दिन में, जब एग्जाम के बीच का जो गैपिंग है उस गैपिंग में आपको बेहतरीन ढंग से हम प्रोवाइड करा देंगे, पूरे अच्छे कंटेंट को आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आपका मेन सब्जेक्ट जिसमें कि आपको दिक्कत है, करी लग सकता है, वो आपका है हमारा डीसी मोटर एंड ट्रांसफार्मर, मतलब मोटर एंड ट्रांसफार्मर, और उसके बाद आपका जो मेजरमेंट और आपका नेटवर्क, ये तीनों सब्जेक्ट में कैरी लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है। तो ये चारों सब्जेक्ट आपका बहुत ही टफ है, लेकिन यहाँ पर पावर जनरेशन आपका बहुत ही ईजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये समझ गए। उसके बाद आपको बायो मास पावर प्लांट के बारे में देख लेना, सोलर पावर प्लांट के बारे में देख सकना। तो ये यहाँ तक हो गया। शॉर्ट नोट्स में जो आपका लास्ट यूनिट है उससे शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा पूछता है, जैसे लोड फैक्टर क्या है, मैक्सिमम डिमांड क्या है, लोड कर्व क्या है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है, कोल्ड रिजर्व क्या है, हॉट रिजर्व क्या है, इन सब के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, इसके बारे में देख लेना है। इससे क्या होता है, जब इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा तो कोरिलेट करके भी आपको पूछ देगा। कभी कभी पूछ देता है कि लोड कर्व क्या है, उसको आप लोड कर्व और मैक्सिमम डिमांड में, मैक्सिमम डिमांड के बारे में लिखिएगा, लोड फैक्टर या लोड कर्व में क्या अंतर है, लोड फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर में क्या अंतर है, इस तरीके से आपको पूछ देता है। तो आपको याद रहेगा इन सारे का नोट्स, अगर नोट इसका याद रहेगा तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल इतना गेसिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको करके जाइए, डेफिनेटली आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेगा और आपको एग्जाम में उतना दिक्कत नहीं होगा एज कंपेरिजन कि अगर इन सारे टॉपिक को अगर आप देख कर नहीं जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारे टॉपिक को आपको देख लेना है। अब देखिए, इसमें हम लोग जो बात कहे थे कि आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में तो वीडियो बनाया हुआ है, इसमें हम जब वीडियो एंड होगा तो उसमें जो शॉर्ट में एक थंबनेल आता है उसको अगर आप क्लिक करिएगा तो आपको थर्मल पावर प्लांट तक वो पहुँचा देगा। इसमें हम ऐड कर देंगे उसको, साथ ही साथ हम आई बटन में भी इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देखते हैं जो अब हम कहे थे कि रिवीजन हम करा देंगे, एक शॉर्ट रिवीजन, तो वही यहाँ पर देखिए रिवीजन करवा रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कौन सा पावर प्लांट है, तो ये हमारा जो है वो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मेनली जो होता है वो सारा जितना होता है वो थर्मल पावर प्लांट का ही होता है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो हमारा बॉयलर होता था वो अलग तरीके का बनता था, और यहाँ पर जो हमारा बॉयलर होता है वो बॉयलर नहीं, हमारा जो होता है एक तरह से रेडिएटर होता है, जिसमें कि हमारा हीट एक्सचेंज जो भी काम होता है वो सारा काम होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ये हमारा जो है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा मॉडरेटर है, और साथ ही साथ ये हमारा फ्यूल रॉड है। ये हमारा फ्यूल रॉड है, ये पूरा जो बना हुआ है ये रिएक्टर है। रिएक्टर में यहाँ पर इसके मॉडरेटर लगा हुआ है। ये हमारा फ्यूल रॉड है, ये हमारा फ्यूल रॉड है जो कि आप देख रहे होंगे। ये हमारा कंट्रोल रॉड है। फ्यूल रॉड का काम क्या होता है कि फ्यूल रॉड मतलब कि ये फ्यूल है, जो हमारा रेडियो एक्टिव फ्यूल होता है वो है, और यहाँ पर ये कंट्रोल रॉड उसके जो हमारा न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको ये हमारा जो है कंट्रोल करने का काम करता है कि हमारा कितना हीट प्रोड्यूस करना है और कितना कम, जितना हमको करना होता है उतना ये काम करता है। तो ये हमारा इसमें क्या होता है, मेनली रिएक्टर में हमारा क्या होता है, रिएक्टर में मॉडरेटर होता है, फ्यूल रॉड होता है और कंट्रोल रॉड होता है। ये आपको पता चल गया होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए फ्रीजर वायर है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर से देखिए हीट, इसमें जब जैसे ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसके बाद हीट प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पर हीट इस पाइप के थ्रू इसमें जाता है। यहाँ पर ये पाइप, यहाँ पर जो है वो पानी नुमा, ये इससे जैसे ये हीट प्रोड्यूस होगा तो इससे यहाँ आएगा। यहाँ पर एक जो है एक एजेंट होता है जो कि हीट को ऑब्जर्व करता है, और यहाँ पर लाकर, यहाँ पर देखिए वाटर है, इस वाटर को वो अपना हीट को दे देता है, जिसके कारण कि वाटर हमारा गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो ये स्टीम बनाता है। देखिए यहाँ पर जब हीट प्रोड्यूस होगा तो हीट को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक कलेक्टर होता है, जो कि कभी DTO हैवी वाटर होता है या और भी कुछ कंपोनेंट होते हैं जो आपको बताया गया होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट है वो आपको पता वहाँ पर चल जाएगा। तो यहाँ पर वही कंपोनेंट के थ्रू हमारा हीट को ये ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद ये हमारा इसमें आता है कूलेंट, जिसको हीट एक्सचेंजर कहते हैं। हीट एक्सचेंजर में आता है, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें पानी होता है, तो अपना जो हीट ये लेकर आया था, जो भी लिक्विड था वो हीट लेकर आया अपने ऑब्जर्व करके, तो हीट ये पानी को दे देता है। पानी को जैसे ये हीट देता है, पानी हमारा जो वेपर बन जाता है। वेपर बनने के बाद मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम स्टीम टरबाइन पर डालते हैं। स्टीम टरबाइन पर डालने के बाद, या स्टीम टरबाइन पर डालिएगा तो टरबाइन रोटेट करेगा। टरबाइन जब रोटेट करेगा तो फिर हमारा अल्टरनेटर से कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। मतलब यहाँ तक का प्रोसेस तो सेम ही है, यहाँ इसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो सेम है थर्मल पावर प्लांट का, और इससे पहले का हीट प्रोड्यूस करने का सिर्फ मेथड चेंज होता है। बाकी स्टीम जब बन गया तो उसके बाद का प्रोसेस सेम ही होता है। तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग रिएक्टर का उपयोग करते हैं, और रिएक्टर में हमारा जो होता है वो हमारा यूरेनियम मटेरियल का उपयोग करते हैं। यूरेनियम का हम उपयोग करते हैं, जिसके थ्रू कि हम लोग हीट को प्रोड्यूस कराते हैं, रिएक्शन कराकर न्यूक्लियर फिजन के थ्रू हम इसको रिएक्शन करवाते हैं। और यहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। उस हीट को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए, वहाँ पर अगर मूवमेंट, अगर इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन का हमारा मूवमेंट होता है, न्यूट्रॉन का मूवमेंट, उसको अगर कंट्रोल ना किया जाए तब उस केस में बहुत सारा इसमें न्यूट्रॉन में ये टूट जाता है, अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। इसके कारण कि हैवी चेन रिएक्शन होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक कंट्रोल रॉड होता है, और यहाँ पर एक मॉडरेटर है। मॉडरेटर क्या करता है, तो फ्लो ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है,
जो हमारा फ्लो होता है उसको ये कम करने का काम करता है। तो ये सब के बारे में आपको देख लेना है कि मॉडरेटर में क्या क्या जो होता है, फ्यूल रॉड में हमारा क्या होता है और कंट्रोल रॉड में क्या होता है। अब देखिए अगर आप इसको इस तरीके से भी आप चाहें तो एग्जाम में बना सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरा एक देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हम थर्मल पावर प्लांट में देखे थे तो उस तरीके का भी एक यहाँ पर बनाया हुआ है, जहाँ पर कि आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर का आप यूज कर लीजिए, एक हॉट मेटल हो गया, और यहाँ पर ये हॉट मेटल जो है वो हॉट मेटल क्या करेगा, यहाँ से हीट को ऑब्जर्व करेगा, हीट को ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पर हीट एक्सचेंजर बनाएगा, यहाँ पर वाटर है तो ये मेटल है तो मेटल गर्म होगा, यहाँ पर पानी है, पानी ठंडा है, पानी को अपना हीट दे देगा, पानी गर्म होगा तो ये स्टीम बनेगा। स्टीम से यहाँ पर भाल्व के थ्रू हम स्टीम के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे टरबाइन रोटेट करेगा, उससे कनेक्टेड अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर रोटेट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप कर लेंगे। यहाँ पर आइसोलेटर लगा हुआ है, इसको रिपेयरिंग के काम के लिए, उसके बाद उसको हम लोग बस के थ्रू वहाँ पर डाल देते हैं। अल्टरनेटर के पास एक्साइटर लगा हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर जो स्टीम बनेगा वो स्टीम को कंडेंस हम लोग करेंगे, कंडेंस करने के बाद इसको कूलिंग टावर में लाएंगे, कूलिंग टावर में उसको ठंडा किया जाएगा और वहाँ पर से फिर ये पानी को फीड किया जाएगा हीट एक्सचेंजर में। इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको एक अरेंजमेंट बनाना है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहे हैं, पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना भी आइडिया अगर इतना आपके दिमाग में रहेगा, कुछ पॉइंट रहेगा तो आप इसके बारे में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा डैम, इसलिए हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो मेजर खर्चा पड़ता है वो डैम बनाने का ही बनता है। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा क्या क्या होता है, मेजर कंपोनेंट वो हमारा होता है मेजर, इसमें डैम होता है, पेन स्टॉक होता है, सर्ज टैंक होता है, वाल्व होता है, नोजल होता है, और साथ ही साथ ये टरबाइन होता है। तो इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पर पानी जो है हमारा डैम में स्टोर होता है, डैम में पानी स्टोर होने के बाद पेन स्टॉक के थ्रू यहाँ पर आता है, और यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, वाल्व के थ्रू इसको हम प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही प्रेशर को कंट्रोल करेंगे तो हमारा जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा उस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार यहाँ पर वाल्व को खोलेंगे, उतना प्रेशर इसमें डालेंगे, उतना स्पूल टरबाइन रोटेट करेगा और फिर अल्टरनेटर को रोटेट करेगा, अल्टरनेटर रोटेट होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। और उसके बाद अगर किसी भी तरीके से हमारा पेन स्टॉक में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आ जाता है जिसके कारण कि हमारा वाटर का फ्लो सही से नहीं हो पा रहा है या मतलब फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में अगर यहाँ पर एक सर्ज टैंक लगा होता है, इसका मेन मकसद यही होता है कि अगर पेन स्टॉक में किसी भी तरीके का दिक्कत हुआ तो उसका जो पानी है उसको ये स्टोर कर ले, ताकि हमारा पेन स्टॉक टूटे नहीं, पेन स्टॉक फटे नहीं, टूटे नहीं। तो इसके लिए हमारा सर्ज टैंक का उपयोग होता है। तो सर्ज टैंक हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ होता है, डैम के पास होता है या फिर हमारा जो है वो पेन स्टॉक या वाल्व के पास होता है, या अल्टरनेटर जहाँ लगा होता है वहाँ होता है। तो ये हमारा जो है वो डैम और जहाँ पर हमारा वाल्व इसका होता है, जहाँ पर टरबाइन होता है, उसके बीच में कहीं पर भी रह सकता है, वहाँ पर हम सर्ज टैंक को बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, और नहीं तो अगर आप चाहें तो वही बात है यहाँ पर जो थोड़ा है वो 3D में यहाँ पर बनाया गया टरबाइन सब, तो इसको चाहें तो इस तरीके से बनाएं, नहीं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिजर्वायर है, ये डैम है, यहाँ पर वाटर फ्लो है, यहाँ पर गेट है, इसके थ्रू हम मतलब वाटर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर सर्ज टैंक है, ये पेन स्टॉक है, यहाँ पर वाल्व है, वाल्व के थ्रू हम टरबाइन में कितना प्रेशर हमको डालना है उसके बारे में हम यहाँ पर दे देंगे। टरबाइन यहाँ पर देखिए फिर क्या है, जैसे ये टरबाइन पर पानी जाएगा तो ये रोटेट करेगा, तो ये हमारा अल्टरनेटर हो गया, अल्टरनेटर से कनेक्टेड जनरेटर हो गया, जनरेटर से कनेक्टेड ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिक वायर हो गया, यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक केबल हो गया, और यहाँ से टरबाइन पर फिर जो पानी जाएगा, जब पानी उस पर टकराएगा तो पानी जो बचेगा वो फिर ये ड्राफ्ट ट्यूब से बाहर की ओर चलाएगा, नदी में वापस चला जाएगा। इसका उपयोग फिर हम लोग जो है वो खेती की सिंचाई में कर लेते हैं। तो ये आपको भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, कोई भी पावर प्लांट है तो उसका जो लेआउट है उसको आप अगर एक बार ध्यान से देख लेते हैं, उसको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेआउट को अगर दिमाग में रखते हैं, तो आप कोई भी पावर प्लांट हो आपको उसको आसानी से उसको डिफाइन कर सकते हैं, हर एक टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। डैम के बारे में पूछेगा तो क्या कहिएगा, एक डैम का उपयोग पानी को स्टोर करने में किया जाता है। पानी को स्टोर करने पर क्या होता है कि पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उस प्रेशर के थ्रू अगर ये डैम, एक बात याद रखिएगा कि डैम जो बनाया जाता है इसका जो लोकेशन साइट होता है वो ज़्यादातर जो होता है वो पहाड़ों के बीच में बनाया जाता है, जहाँ पर कि हमें डैम बनाने में सुविधा मिले, और कहीं ना कहीं एक ओर या दो ओर से अगर पहाड़ मिल जाए तो वो आसानी से वहाँ पर पानी का स्टोरेज हो जाता है, वहाँ पर डैम बनाने का खर्चा थोड़ा कम पड़ता है। तो डैम को ऊंचाई पर बनाया जाता है, और साथ ही साथ जहाँ हिली एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा बनाया जाता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा हो गया क्या, तो ये हमारा हो गया हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट हम लोग जो चलते हैं बायोगैस पावर प्लांट। इसमें देखिए क्या होता है, तो इसमें एक टैंक होता है, एक डोम नुमा स्ट्रक्चर का एक टैंक होता है। देखिए यहाँ पर ये टैंक बना हुआ है। टैंक में क्या होता है कि हम लोग यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं मिक्सिंग टैंक में हम लोग जितने भी कैटल है, जितने भी जानवर हैं, उनके स्लरी, जिसको कि हम लोग कहते हैं गोबर, एक तरह से कहते हैं, उस गोबर या फिर जो भी उसमें होता है, जैसे पुआल उवाल हो गया या गोबर हो गया, उन सबको हम लोग जो है वो मिक्स टैंक में डालते हैं। उसमें पानी डालकर उसको पहले मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद उसको क्या करते हैं, तो उसको मिक्स करने के बाद उसको फिर जो हमारा इनर चैम्बर है, इनर चैम्बर में इसको डालते हैं। इनर चैम्बर में डालने के बाद इसमें जो है वो पूरा ये भरा, जितना इसका रिक्वायरमेंट है, जितना बड़ा आपका टैंक है उतना इसमें मिक्स करके इसको डाल देते हैं। उसके बाद फिर इसको 2 से 4 दिन तक इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर इसमें
एक यहाँ पर तो इसमें दिखाया गया नहीं है, एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू कि इसको बीच बीच में रोटेट करा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि नीचे वाला जो है वो ऊपर चला आता है, ऊपर वाला जो जितना भी स्लज है वो सारा नीचे चला आता है। उसके बाद इनिशियल कंडीशन में ये जो हमारा होता है ये खाली होता है, शुरुआती दौर में ये हमारा खाली होता है, लेकिन जैसे ही हमारा ये पूरी अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है, पूरी अच्छी तरीके से बर्बाद हो जाता है, मतलब डिकम्पोज 100% हो जाता है, जब गैस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, तब उस केस में ये यहाँ पर धीरे धीरे जैसे गैस यहाँ पर फॉर्म, जैसे यहाँ पर ये स्लज बनेगा, स्लज पूरा स्लज जो बनाकर इसमें भेजे हैं, जो स्लरी कैटल का स्लरी या वाटर मिक्स करके इसमें भेजे हैं, तो ये फिर क्या होगा, डिकम्पोज होगा, ये टूटेगा, उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होगा, गैस प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर ये भाल्व यहाँ पर तो ये बंद है, जिसके कारण गैस तो यहाँ पर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा गैस, ऊपर की ओर जब जाएगा तो यहाँ पर ये प्रेशर क्रिएट करेगा, जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो इसको नीचे की ओर दबाएगा, इसको नीचे की ओर दबाएगा तो यहाँ पर से ये टैंक से ओवरफ्लो में चलाएगा। जब इसी को हम लोग जैसे हमको चेक करना है कि गैस बना है या नहीं बना है, तो हम यहीं से पता कर लेते हैं, ओवरफ्लो टैंक से ही पता कर लेते हैं कि गैस बना है कि नहीं बना है। अगर गैस बन जाएगा तो उस केस में यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर से जो है वो ये जितने भी इसका जो स्लरी है वो यहाँ पर से आउटफ्लो चैम्बर में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे के बारे में आप लोग देख लिए। तो यहाँ पर क्या स्लरी है, ये हमारा जो है मिक्सिंग टैंक है, मिक्सिंग टैंक के थ्रू हम लोग स्लरी को डालते हैं। यहाँ पर ये स्लैब है, स्लैब से ये ढका हुआ होता है पूरा, ये पूरे का पूरा स्लैब है। उसके बाद हमारा ये ग्राउंड लेवल है, ये जो हमारा है वो ग्राउंड लेवल है। इतना जो पोर्सन होता है, ये जो पोर्सन है, इतना का जो पोर्सन है, ये इतना पोर्सन जो जमीन के अंदर होता है, और ये जो पोर्सन है ये बाहर का पोर्सन है। तो यहाँ पर बाहर से ही हम लोग जो जब इसमें रिक्वायरमेंट होगा, जब जैसे जैसे हमारा कैटल का स्लरी बने जाएगा उस वजह से हम इसमें डालते जाएंगे, लेकिन एक फिक्स ड्यूरेशन में 8 से 10 दिन के बीच में इसको डालना होता है। उसके बाद फिर इसको छोड़ दिया जाता है 1 महीना तक। 1 महीना तक अगर आप छोड़ देते हैं तो आसानी से इसमें बायोगैस बनकर तैयार हो जाता है। तो ये हमारा इनर चैम्बर है। यहाँ पर क्या है, डंग एंड वाटर मिक्सर। यहाँ पर डंग और वाटर मिक्सर मिला, मतलब पानी के साथ डंग जो मिलाया है उसको अच्छी तरीके से और भी बीच बीच में मिला देते हैं, जिसके कारण कि अच्छी तरीके से वो डिकम्पोज हो जाए, अच्छी तरीके से वो जो है वो कीड़ा मकोड़ा उसको खाकर उसको अच्छी तरीके से डिकम्पोज कर दे। उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर गैस बनता है तो प्रेशर के थ्रू यहाँ पर चला जाता है आउटफ्लो चैम्बर में। यहाँ पर देख लेते हैं, जब यहाँ पर आ गया है तब उस केस में इस वाल्व के थ्रू हम लोग जो है वो गैस को निकाल लेते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग चाहे तो 2 तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, अगर चाहे इसका बहुत सारा यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग गैस, जहाँ पर हम लोग गैस का उपयोग कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, वहाँ पर भी इसका बायोगैस का उपयोग कर लेते हैं। पहले जो था वो इसका उपयोग किया जाता था, अभी भी इस पर कुछ बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारा है वो हमारा रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। इसको हम लोग बार बार रिगेन कर सकते हैं, जबकि हमारा जो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, इसको हम लोग बार बार गेन नहीं कर सकते, बार बार उसको बना नहीं सकते। लेकिन ये जो गैस है इसको आप आसानी से बना सकते हैं और ये आसानी से बन भी जाता है। तो ये अगर आप लोग भी चाहें तो अपने जो भी गांव है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा मोड़ा रिसर्च करके आप अपने गांव में भी छोटे मोटे प्लांट को बना सकते हैं, जिससे कि आपके गांव के लोगों को गैस का प्रॉब्लम ना हो। जो अभी गैस का जो दिक्कत इतना आ रहा है, इतना महंगा गैस आ रहा है, वहाँ पर गाँव में तो ऐसे भी बहुत सारे कैटल रखते हैं, तो वहाँ पर आसानी से आप गोबर हो गया, फिर अदर जो डिकम्पोज मटेरियल है वो सब यहाँ पर डालकर वहाँ से आप आसानी से बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग देख लिए। तो ये हमारा हो गया क्या, अगर इसको गैस की तरह नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये गैस को निकालिएगा, गैस को जलाइएगा, गैस को जलाने से हीट प्रोड्यूस होगा, तो हमारा पानी को वहाँ पर बॉयल करके स्टीम बना लेंगे। स्टीम के प्रेशर को फिर हम स्टीम को जो है वो टरबाइन पर डाल देंगे। टरबाइन पर हम जब डालेंगे, जब वहाँ पर हम टरबाइन पर डाल देंगे, टरबाइन पर डालने के बाद क्या होगा कि हमारा टरबाइन जो है वो रोटेट करेगा। टरबाइन जब हमारा रोटेट करेगा तो टरबाइन रोटेट करेगा तो अल्टरनेटर भी रोटेट करेगा, और उस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा हो गया इसका। अब देखिए ऊपर से हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट में क्या होता है, अभी इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है और सरकार इस पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फॉलो करें, इसको अपने घरों में लगाएं, ताकि कुछ बिजली का जो हमारा कोल से प्रोडक्शन हो रहा है उसको कुछ इजाफा हो, और हमारा जो है वो आसानी से जो है वो इस इलेक्ट्रिसिटी को मतलब फुलफिल किया जा सके। इसलिए सरकार इस पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। तो इसमें देखिए क्या होता है, तो इसमें हमारा एक सोलर पैनल होता है, जो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके का एक सोलर पैनल होता है। सोलर पैनल में फिर यहाँ पर देखिए हीट, ये सोलर पैनल जो है वो हीट को ऑब्जर्व करता है। हीट को ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पर एक डीसी लिंक लगा होता है, डीसी लिंक के साथ यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा होता है। यहाँ पर ये डीसी में प्रोड्यूस करता है, डीसी में यहाँ पर इन्वर्टर है तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। एसी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर 3 फेज फिल्टर लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि उसको स्टेप अप कर देता है। यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा होता है, सर्किट ब्रेकर के थ्रू हम लोग मतलब अगर ग्रिड से उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर्किट ब्रेकर वहाँ होना चाहिए कि जब हमको रिक्वायरमेंट होता है उसको दे, जब रिक्वायरमेंट नहीं हो तो सर्किट ब्रेकर का उपयोग कर ले। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट आएगा तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर जाएगा, तो बाकी का जो सिस्टम है वो करप्ट नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स है,
इसमें होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, फाइबर ऑप्टिक्स, यहाँ पे ये फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कनेक्टेड होता है हमारा इन्वर्टर DC AC, जो हमारा कंट्रोलर ये इन्वर्टर DC है, इन्वर्टर DC टू AC कन्वर्टर है। यहाँ पर ये जो होता है वो फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्टेड होता है, जिसमें सेंट्रल बोर्ड एंड कम्युनिकेशन होता है, ये कंट्रोल रूम होता है जिससे कि इसका पूरा कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर ये कनेक्टेड होता है, तो इस तरीके से सारा ये कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर आपको सोलर पावर प्लांट के बारे में भी थोड़ा मोड़ा पता चल गया होगा। सब आपको करना क्या है कि जितने भी पावर प्लांट है उसके मेरिट डिमेरिट को आप याद कर लीजिएगा। डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेगा। आप जो बात हम बोल रहे हैं उस बात को अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको कल जरूर बेनिफिट होगा। जितने भी पावर प्लांट हैं उन सारे पावर प्लांट को उसके लेआउट को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, साथ ही साथ उसके मेरिट क्या है, उसका डिमेरिट क्या है, साथ ही साथ उसका साइट ऑफ लोकेशन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको 100% इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद और भी जो अगर आपको लगे कुछ ही अगर समय बचता है तो और भी कुछ ऑब्जेक्टिव टॉपिक को देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव का भी, पावर जनरेशन का ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो है, उसको भी हम इस वीडियो में टैग कर देंगे, जिससे कि आपको दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। एक तो आपको जो थर्मल पावर प्लांट पर बताया गया उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और दूसरा आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन दोनों वीडियो से, और ये तीसरा वीडियो, तीनों वीडियो मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाइएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट जो आपके हार्ड सब्जेक्ट हैं उसके लिए हम प्रॉपर 8 से 10 से 15 वीडियो आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि सभी को ये जो हमारा गेस्ट टॉपिक है उसके बारे में पता चल जाए और एक ओवरव्यू उनको सब्जेक्ट के बारे में मिल जाए। तो ठीक